देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बस 4 जून का इंतजार हो रहा है, क्योंकि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। खैर, अभी भी टूटने की कगार पर ही है बीजेपी, लेकिन 4 जून का इंतजार हो रहा है। अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर खाने से यह खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता चाहते ही नहीं है कि मोदी जी चुनाव जीते, बहुमत के साथ चुनाव जीते। कौन है वो बड़े नेता, दिग्गज नेता? एक नहीं, कई दिग्गज हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने। चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ना बने। क्या वो राजनाथ सिंह है? क्या वो नितिन गडकरी है? क्या वो योगी आदित्यनाथ है, जो नहीं चाहते कि मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने? आखिर भाजपा के दिग्गज क्यों नहीं चाहते कि मोदी जी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने? इसका खुलासा दोस्तों आगे होगा, क्योंकि बड़े दिग्गज अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके पास संघ और भाजपा की अंदर खाने की खबरें ना सबसे पहले पहुंचती हैं। कि संघ के गुट, संघ अलग है, मोदी के विरोध करने वाले भी लोग हैं। मोदी के साथ वही है जो गन पॉइंट पे। इसीलिए कह रही हूं कि भाजपा में दोस्तों कुछ भी ठीक नहीं है। जो भाजपा को बाहर से भाजपा दिखती है ना, वो अंदर खाने से ऐसा नहीं है। यह खुलासा हो गया है कि ना तो भाजपा के दिग्गज नेता चाहते हैं कि मोदी जी बहुमत के साथ चुनाव जीते, ना ही वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने, और ना ही इस बार संघ चाहता है। और मान के चलिए आपकी 4 जून 2024 को इतिहास याद रखेगा, क्योंकि उसके बाद से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी में भयंकर बगावत देखने को मिलेगी। मोदी जी ने यह तो ऐलान कर दिया कि वो तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वरिष्ठ और जाने माने इकोनॉमिस्ट और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर पराकला ने जो दावा ठोक के कह दिया है कि मोदी जी 300 तो क्या, जादुई आंकड़ा 272 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े राज्य में मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगने जा रहा है। और इस बात को बीजेपी खुद भी मान चुकी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंटरनल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया। यूपी सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है 60 से अधिक सीटें पिछली बार जीती थी 2019 में, और अब माना जा रहा है कि इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में -20 to -22 हो जाएगा, यानी 20 से 22 सीटें और भी गंवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बिहार 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से पिछली बार 36 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास था, और इस बार जो है उसमें भी 5 से 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, बंगाल की बात करें तो बंगाल में यह कहा जा रहा है पिछली बार 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा। सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ जाएगी। 8 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बंगाल में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से 26 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के झोले में लगभग गई थी। उसमें से भी माना जा रहा है कि करीब करीब 20 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवाएगी, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी, यानी 10 का आंकड़ा भी, 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाएगी। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव तो नहीं जीत सकते, और वैसे तैसे करके अगर चुनाव जीत भी गए तो 4 जून को जो बगावत का सामना मोदी जी को करना होगा, उससे वो कैसे जीत पाएंगे। तो इसीलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी जुड़े हैं। वानखेड़े जी, आज चर्चा मैं सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति के बयान के साथ शुरू करना चाहती हूं।
क्योंकि पराकला प्रभाकर ने कहा है कि 2024 में अगर फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा, मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे, लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। इसका अर्थ क्या है? क्या सच में मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये आखिरी चुनाव है जो अभी होगा? ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। नहीं, ये टिप्पणी बड़ी है, वो अर्थशास्त्री भी है, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। निर्मला सीतारामन की वो पति जरूर है, लेकिन उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और जो भी आदमी थोड़ा अर्थशास्त्र को जानता है, जो आदमी वर्तमान में देश की परिस्थिति को जानता है, वो यदि ये आकलन करता है तो ये कोई गलत नहीं होगा। कोई अंधभक्त या जिसे देश के एजेंडे से कोई मतलब नहीं, जिसको लगता है कि बस राम मंदिर होना जरूरी है, देश में मंदिर जरूरी है और कुछ नहीं, किसी को लगता है कि देश में मुसलमान बोझ हो चुके हैं, मुसलमान से देश देश निकाला करो, ऐसे सोच वाले, संकुचित सोच वाले लोग ही अंधभक्त है, जिन्हें लगता है कि हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लोग लगातार इस झांसे में आते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। सवाल तीसरी अर्थव्यवस्था का नहीं, 140 करोड़ का देश है ये, यहाँ पे इतना कंजम्पशन, इतना मार्केटिंग, इतना उपभोक्ता है कि हमारे अर्थव्यवस्था का क्वांटम बड़ा ही होगा। लेकिन हम तुलना किससे करते हैं? हमारी तुलना हम जापान, ब्रिटेन, जर्मनी से करते हैं, जहां जिनकी आबादी हमारे आबादी के, मतलब हमारे किसी राज्य के आबादी के बराबर है। जी सर, मैं इकोनॉमी की एकदम अंदर नहीं जाऊंगी। मेरा सवाल ये था कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनका राजनीति पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना कि मोदी जी आएंगे तो हेट स्पीच देंगे वो, और वो खुद दावा कर रहे हैं कि वो 200 सीटें तक मोदी इस बार जीत नहीं सकते। अच्छी राजनीति तभी हो सकती है जब अच्छी अर्थव्यवस्था हो। तो वो पहले अर्थव्यवस्था को बताते हुए बताते हैं कि इस देश में अराजकता होगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने पे ही अराजकता होगी, लोग रास्ते पे उतरेंगे और लगातार लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, धर्मों के बीच में लड़ा कर ही आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी पॉलिसी पे मोदी जी चल रहे, ऐसा उनका आरोप है और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मोदी जी को अब कांग्रेस का घोषणा पत्र भी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है। कभी वो शमशान और कब्रिस्तान पे बात करते हैं, कभी बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाने की बात करते हैं, कभी हलाल, झटका, हिजाब, इस पे बात होती है। बेचने के लिए राम मंदिर और 370 धारा, सीए, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को, इस खाई को बढ़ावा देती है। और यही कारण है कि यदि वो कहते हैं कि देश टूटने के कगार पे होगा, तो बिल्कुल होगा। दूसरी बात, हमारे देश में ऐसे लोग केंद्र में हैं जिनका दक्षिण भारत में कोई लेना देना नहीं। दक्षिण भारत के केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना हो गए, यहाँ वो नहीं के बराबर है। एक कर्नाटक में उनका राज्य था, वहां से भी उनका देश निकाला हो गया। तो दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि ये हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोग हम पे अपने विचार थोपना चाहते हैं। खासकर तमिलनाडु की राजनीति द्रविडियन राजनीति है, वो जाति धर्म को न मानने वाली, वो पेरियार को अपना गुरु मानते हैं। पेरियार ने वही बात की जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बात की। वो सनातन धर्म की वो कट्टरता जो है, जाति व्यवस्था है, धर्म जो जाति वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ वो लगातार हमला करते आ रहे हैं। और उन्हें लगता है कि बीजेपी वर्ण व्यवस्था की साथ वाली पार्टी है, क्योंकि आपस में लड़ाना जानती है। जी, उन्होंने जैसे ये भी कहा कि बीजेपी इस बार जो है वो 200 सीटें भी अगर पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, सी वोटर के सर्वे भी आ चुके हैं जहां 350 तो बीजेपी क्रॉस कर पा रही है। क्या खुद मोदी जी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार तो हम बना ही लेंगे? क्या ये संभव है? आपके पास इंटरनल रिपोर्ट क्या है?
मेरे पास ये जनरल रिपोर्ट है कि बीजेपी 230 से 235 के बीच में टहल रही है। 272 के लाले पड़े हुए हैं। अब की बार 370 पार, अब की बार 400 पार, ये नारे होते हैं, ये अपने कैडेट को उत्साहित करने के लिए होते हैं। छोटी छोटी राजनीतिक दल भी कहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कहती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, भले ही वो 48 सीटों पे नहीं लड़ रहे हो महाराष्ट्र। ये वार क्राई होता है अपने कार्यकर्ताओं के, लेकिन यथार्थ के धरातल पे यदि रहे तो मैं ये मानता हूं 370 छोड़िए, 303 ये बीजेपी का पीक था। गुजरात में स्वीप किया था, मध्य प्रदेश में स्वीप किया था, राजस्थान में स्वीप किया था, छत्तीसगढ़ में स्वीप किया था, आसाम में स्वीप किया था, कर्नाटक में स्वीप किया था, महाराष्ट्र में स्वीप किया था, गुजरात में स्वीप किया था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, सभी जगह पे उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। उत्तर प्रदेश में 60 के ऊपर सीटें थी 80 में से, तो करीब करीब स्वीप माना जाएगा। अब ये सारा स्वीप करके उन्हें 303 मिली थी। अब ये स्वीप इस बार गुजरात में सीटें परेशानी में है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कर्नाटक में उन्हें जितनी सीटें मिली थी वो रिवर्स होने जा रही है। महाराष्ट्र में वो जहां 40 से ज्यादा सीटें उनके पास थी, वो सिंगल डिजिट पे आती हुई दिखाई देते हैं, 7-8 सीटों पे। ये अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट, 10 से भी कम। महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट, बंगाल में सिंगल डिजिट। तो ये जो यहाँ पे टोटल जो लॉस होने जा रहा है 70-80 सीटों का, वो लॉस रिकवर कहां से होगा? कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि कांग्रेस, जब नॉर्थ में कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता था तो दक्षिण भारत में सीटें उनके पास आ जाती थी, जब दक्षिण भारत में कुछ नहीं मिलता था तो नॉर्थ में आ जाती थी। बीजेपी को नर्मदा क्रॉस करने के बाद सांसें फूलने लगती है। आप जाके तमिलनाडु में कोई पुराना द्वीप का मुद्दा उठाए या कुछ मुद्दा उठाए, मंदिर करे, वहां पे रैली करे, वहां पैसा बंटवाए, क्योंकि अभी भारी मात्रा में कैश पकड़ी गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास। जी। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं कि 230 से 250 तक बीजेपी सिमट सकती है, फिर क्या होगा आगे? मोदी जी क्या करेंगे? क्या भाजपा में मतविरोध या संघ इसमें? उसमें 2-3 ऑप्शंस है आदिति जी। यदि भाजपा 230-235 पे आ गई तो भाजपा के अंदरूनी विरोध बहुत होगा, विद्रोह होगा। भाजपा में कई लोग तपे बैठे हुए हैं। क्या ये संघ के लोग और मोदी गुट अलग है? नहीं, संघ के गुट, संघ अलग है, मोदी के विरोध करने वाले भी लोग हैं। मोदी के साथ वही है जो गन पॉइंट पे है। गुजरात के कुछ सांसद छोड़े तो मोदी जी के पास दिल से कोई नहीं। वो इसलिए है कि मोदी जी के खिलाफ कर नहीं सकते आप। मोदी जी के खिलाफ करना मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कब आपका पांड्यान हो जाए पता नहीं, हिरेन पांड्यान जैसी स्थिति नहीं हो जाए। तो डर के मारे लोग साथ है। जहाँ डर के बंधन में लोग खड़े होते हैं, उस समय जिसका डर खत्म होता है वो बंधन टूट जाता है। ऐसे में यदि बीजेपी में विद्रोह हुआ तो एक नया नेतृत्व सामने आएगा। नया नेतृत्व कौन आता है? क्या वो राजनाथ सिंह होते हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ होते हैं? क्या वो गडकरी होते हैं? क्या वो शिवराज सिंह चौहान होते हैं? ऐसे कई वह नाम हैं जिनके पीछे बाकी राजनीतिक दल जिनके अच्छे संबंध है वो खड़े हो सकते हैं, और ये आंकड़ा पूरा करके एक मिलीजुली सरकार इंडिया की चल सकती है। या फिर चंडीगढ़ मॉडल हो सकता है, जहां 230 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लेंगे। उन्हें 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीने के समय में जब पीठासीन अधिकारी जो है वो वॉइस वोट से सरकार को जितवा देगा, हंगामा होगा, फिर लोगों का निष्कासन होगा, लोग सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, न्यायालय में 6-7 महीने लगेंगे। तब तक मोदी जी की मशीनरी
लोगों को तोड़ना शुरू कर देगी और फिर ऑपरेशन कमल होके 270 का आंकड़ा, 72 का आंकड़ा पहुंच जाएगा, जो चंडीगढ़ का मॉडल मैं मानता हूँ। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का मॉडल है, वो एक मॉडल हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन बीजेपी मतलब में आपके जी हाँ, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी में बगावत की सूर जो है वो गूंज रही है, अभी है। बिल्कुल बिल्कुल गूंजेंगे, अभी गूंज रहे हैं। गुजरात में बगावत है, कर्नाटक में बगावत है, महाराष्ट्र में बगावत है। आपको एकनाथ खड़से जैसे लोगों को जो 3-3 2-2 साल पहले पार्टी छोड़ के गए, उनको हाथ पैर पकड़ के लाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जिसका 1% का वजूद नहीं, ऐसे राज ठाकरे को आपको स्वागत करना पड़ रहा है। ये क्यों मजबूरी हो रही है? आपको बार बार सारा नरेशन हिंदू मुसलमान के लिए करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको आपकी जमीन खिसकती हुई नजर आती है। यदि आपकी बार 300 पार और 370 का यदि कॉन्फिडेंस होता, तो फिर राज ठाकरे की जरूरत नहीं थी, फिर पार्टी को एकनाथ खड़से की जरूरत नहीं थी। जिस एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, वहां उनको एमएलसी बनाया गया। फिर पार्टी को वानखेड़े जी एक्टर्स कंगना रनावत को उतारने की जरूरत नहीं थी। पार्टी को क्रिकेटर की जरूरत नहीं है, सिंगर्स की जरूरत नहीं है। ये एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर इसलिए चाहिए होते हैं कि जब आपको पता है कि आप लोगों को जितवा नहीं पाते, तो आप उनकी पब्लिसिटी से, उनकी छवि से, उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस होने से आप चुनाव जीतना चाहते हो, इसका मतलब आप खोखले हो गए हो। वानखेड़े जी, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक बगावत की अलग गुट जो है वो बन गया है। क्या इस परिस्थिति में जो देश में एक तानाशाही रवैया हम देख पाते हैं, इस परिस्थिति से संघ भी डरा हुआ है? क्या सरकार के लिए जो एक सपोर्ट संघ का हमेशा होता था वो अब जा रहा है? क्या सरकार की तानाशाही रवैया देखकर संघ को भी घबराहट हो रही है? ये खबरें भी आ रही है कि मोदी गुट और संघ के बीच कुछ ठीक नहीं है, या साफ तौर पर आरएसएस और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, मोदी जी की आरएसएस से कभी पटी नहीं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो लगातार गुजरात का संघ कार्यालय और मोदी जी के बीच में हमेशा तफावत होती थी। मोदी जी की अशोक सिंघल से कभी नहीं पटी, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट में मोदी जी को संघ ने सत्ता में इसलिए लाया केंद्र में, उन्हें लगा कि उनका एजेंडा सफल हो जाएगा। लेकिन मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने खुद का एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें संघ भी असुरक्षित महसूस करता है, भले ही वो लगातार मना करता रहे। और इस असुरक्षा की भावना से संघ भी इंतजार कर रहा है 2024 के नतीजों का। यानी 2024 में अगर वो संख्या जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है या खुद नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, वो डिजिट अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी हासिल ना कर पाए, तो अंदरूनी मामला और साथ ही साथ संघ जो है वो खासकर नरेंद्र मोदी को झटका दे सकते हैं। यकीनन। देखिए, मुझे एक बार संघ के बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा था कि संघ का कोई खास नहीं होता। संघ एक लक्ष्य लेके चल रहा है, उस लक्ष्य की तरफ संघ का रथ चल रहा है, और ये घोड़े हैं रथ के। जब घोड़ा थक जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। अडवाणी जी थक गए तो उनको बदल दिया, मोदी जी थक जाएंगे तो मोदी जी को बदल दिया जाएगा। और घोड़ी की थकावट उसके चुनाव में मिलने वाले समर्थन से तय होती है कि घोड़ा अभी भी दम वाला है या घोड़ा थक गया है। क्या इसीलिए मोहन भागवत ने और आरएसएस ने पहले ही चेताया था कि इस बार भी अगर हिंदुत्व और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे तो हार तो सुनिश्चित है? कई बार संघ बीच बीच में ज्ञान देते रहता है, लेकिन यहाँ ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यदि ज्ञान लेने वाला अपने आप को संघ से भी बड़ा समझने लगा, तो फिर वो ज्ञान व्यर्थ जाता है। ठीक है वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर जुड़ने के लिए।